आज के सेशन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं आज के सेशन में। तो ये आपका हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का कोड है BHIC 131, ठीक है, जो कि हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का कोड है इग्नू का। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सेशन वाइज। तो आज जो सेशन हम कवर करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं, जो कि इस पूरे मतलब बुक का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि पर्टिकुलर कौन कौन से चैप्टर में आप क्या क्या बातें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने अब तक फर्स्ट टू 7 चैप्टर तक कवर कर लिया था, फर्स्ट टू 7 चैप्टर तक कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम बात कर लेंगे 8 चैप्टर के बारे में। तो उस सेशन का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके अपने पर्टिकुलर सेशन को अटेंड कर सकते हैं। तो हमारा जो 8 चैप्टर है आज, प्रारंभिक वैदिक समाज। प्रारंभिक वैदिक समाज की बात कर रहा है, यानी कि द अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये प्रारंभिक वैदिक समाज वह समाज था जहाँ पर हम साहित्यिक व्यवस्था में, पुरातात्विक व्यवस्था में, जब हमारे वेदों के द्वारा हमारे इतिहास के बारे में पता चला, यानी कि जो हमारे वेद थे ना, उसके बारे में, उसके कारण हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चला कि हमारा भारतीय प्रारंभ इतिहास कैसा था। आर्यों का, यानी कि जो आर्य थे वो कैसे समाज में आए, उनका एंट्री कैसे हुआ, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे ऋग्वेद और अथर्ववेद के अकॉर्डिंग जो है हमारे हिस्ट्री का कैसे एक नज़रिया, यानी कि एक बोल सकते हो विज़न मिला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्रोत पढ़ेंगे कि स्रोत क्या था, यानी कि सोर्सेज क्या था भाई। यहाँ पे बोल सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत जो है यहाँ पर बोल सकते हैं लिटरली सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे लिटरेचर थे जितने भी, उन लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो है हमारा भारत का जो इतिहास के बारे में पता चला। ठीक है, उसके बाद आर्यों का आक्रमण भी हम इसी में करेंगे कि आर्यों का जो आक्रमण हमारे देश पे हुआ था ना, कि वो किस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, यानी कि द आर्यन इन्वेंशन जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे क्षेत्रों पर आक्रमण किया, हमारे क्षेत्रों को अपने अकॉर्डिंग मतलब अपने अंदर लेना और राज करना। ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे कि भाई उसके, जब हमारा जो ये घटना घटित हो रहा था तो उसकी अर्थव्यवस्था हमारे भारत की कैसे डगमगाते हुई नजर आई। हमारे ऋग्वेद काल में जो है अर्थव्यवस्था का भी जिक्र दिया गया। उसके बाद इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में हम सोसाइटी के बारे में कवर करेंगे कि हमारा जो सोसाइटी जो था, कबीलाई जो क्षेत्र था, यानी कि कबीलाई क्षेत्र, यानी कि जो हमारे कबीले थे, यानी कि बोल सकते हैं जो हमारे छोटे मोटे जोगी झोपड़ी थे, उस समय लोगों का जो है ये सारे चीज़ें जो थी वो हमारा किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। यानी कि आपके ट्रिबल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, टेरेबल सोसाइटी की बात कर रहा है। तो ये सोसाइटी किस तरीके से समाज में अपना जीवन जीने का काम कर रही थी, अपना जीवन को सरवाइव कर रही थी। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी हम कवर करेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए तो ये जो कबीलाई क्षेत्र था, कबीलाई समूह था, यानी कि जो ट्रिबल समूह आपका धर्म था। और उसके बाद यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात करेंगे, यानी कि धर्म, यानी कि रिलीजन्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे वैदिक लोगों का जो मानना था कि हमारे ऋग्वेद में जो श्लोक लिखे गए ना, यानी कि जो ऋग्वेद में श्लोक लिखे गए, उन श्लोकों के माध्यम से ही हम अपने धर्म को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके धर्म के लोगों, धर्म की मानने वाले लोगों की विचारधारा थी। ठीक है, तो ये आप चैप्टर नंबर 8 में कवर करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 के बारे में देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 है हमारा उत्तर वैदिक युग के में परिवर्तन। अब हमारा ये जो कोड है, अगर चैप्टर नंबर 9 है तो हमारा चेंजेस इन दी लेटर वैदिक फेसेस के बारे में पढ़ रहा है। तो ये हमारे उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन हुए, जो चेंजेस हुए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमारे भारत के मैप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल भारत के मैप देखिए, आप लोग मैप देख के समझ जाओगे कि क्या हमारे लाइफ में, हमारे सिचुएशंस में चेंजेस आए। ठीक है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग जो है हमारे भारत के मैप के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारे अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग साहित्यिक व्यवस्था में, यानी कि लिटरेचर के रूप में हमारे जो सोर्सेज आए हैं उन वैदिक काल में। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो यानी कि पुरातात्विक स्रोत वह स्रोत है जो हमारे बोल सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज की भी बात कर रहा है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग चित्रों व्यवस्था में, यानी कि जो अलग अलग चित्रित व्यवस्था में लोगों का बनाए हुए मूर्तियों का बोल सकते हो कि स्थिति मिली है। उसके बाद लो तकनीकी का यहाँ पे इजाफा हो गया। पुरातात्विक व्यवस्था में जो है लो व्यवस्था अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके बाद यहाँ पे भी हम अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर गंगा, यमुना, दोआब और मध्य गंगा नदी घाटी जो है, यहाँ पर धीरे धीरे इनका जो है मिलन व्यवस्था जो है, धीरे धीरे पशुपालन यहाँ पे होने लगा था।
ठीक है, पशुपालन यानी कि एनिमल फार्मिंग होने लगा था। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम इसमें राजनीतिक और समाज के बारे में देखेंगे, यानी कि पॉलिटिक्स और एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई हमारी राजनीति की जो है ऋग्वेद के काल के टाइम पे, यानी कि जो ऋग्वेद चल रहा था उस काल के दौरान जो हमारे अलग अलग क्षेत्र जो है हमारे राजनीति तो रूप में किस तरीके से बटे हुए थे, कबीलों के रूप में हमारे लोगों के ऊपर किस तरीके से शासन किए जा रहे थे। ठीक है, तो ये सारे बातें हम चैप्टर नंबर 9 में कवर करेंगे। उसके बाद समाज के बारे में यानी कि सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि सोसाइटी पहले अपने आप में अपने लोगों को जो बेहतर तरीके से ना लेकर अपने आप को भले में अपने बारे में सोचता था। ठीक है, उसके बाद रिलीजन्स के बारे में भी चैप्टर नंबर 9 में कवर करेंगे कि जो हमारे रिलीजन्स थे हमारे सोसाइटी को लेके, हमारे लोगों को लेके, हमारे जो रिलीजन्स थे, हमारे के जो बोल सकते हैं कि तर्क वितर्क थे, तो वो आपके पुरोहितवाद के रूप में, पुरोहितवाद वह होता है यानी कि जो बोल सकते हैं कि पुराने ख्यालों के लोग होते हैं ना, जो पुराने ख्यालों को पालकर अपने मतलब आज के टाइम पे जी रहे होंगे, उन्हें पुरोहित लोग बोला जाता है। उसके बाद लोक परंपरा के बारे में बात बोला जाए, यानी कि परंपरा की बात की जाए तो यानी कि बोल सकते हैं सिंपल सा लैंग्वेज में बोला जाए तो यहाँ पर आपके ट्रेडिशन के बारे में यानी कि लोक ट्रेडिशन के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो ये आप चैप्टर नंबर 9 में कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 10 है हमारा जनपद और यहाँ पे महाजनपद, नगरीय केंद्रों का उदय और समाज का अर्थव्यवस्था। अब देखो भाई यहाँ पे अलग अलग चैप्टर नंबर 10 में ये देखने को मिला है कि यहाँ पे जनपद और महाजन राइजेस ऑफ अर्बन सेंटर्स एंड सोसाइटीज इकोनॉमी। अब इसमें देखो कि आप लोग क्या है ना कि जो जनपद और महाजन कौन थे इनके बारे में कवर करेंगे कि भाई जो आपके महाजन वह व्यक्ति थे जो आपके बोला जाए तो जनपद के व्यवस्था में इन्होंने जो अपना केंद्र बनाया तो वो देश अपने क्षेत्र को चलाने का काम करते थे, जो बोल सकते लोगों को उनके कार्यों का जो है वेतन दिया करते थे, वो आपके महाजन कहलाए। ठीक है, इन महाजनों का जो अगर बात करी जाए तो राजा हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं था। इस तरीके की कहानी जो है हम बहुत बेहतर तरीके से भगवान वरुण की जो व्यवस्था थी वो आपको देखने को मिला किस तरीके की रचनाओं के रूप में यहाँ पे था। ठीक है, उसके साथ साथ हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि छठी शताब्दी यानी कि अगर बात बोलूँ तो छठी शताब्दी BCE पूर्व की बात की जाए, BCE की बात की जाए तो यहाँ पे BCE की बात की जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे प्राचीन भारत का जो महाजन पद था ना वो किस तरीके का था। ठीक है, उन प्राचीन महाजन पदों के रूप में जो लोहे का प्रयोग उन्होंने कैसे करना शुरू किया, उसके बाद हमारी जानकारी के स्रोत जो है कहाँ से मिले, तो ये सब हम चैप्टर नंबर 10 में कवर करने वाले हैं। उसके बाद छठी शताब्दी के नगर की बात की जाए तो यहाँ पे जो नगर की व्यवस्था है जो मैपिंग की गई है उस मैपिंग के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाए कि नगर की जो व्यवस्था है वो किस तरीके की रही है, साहित्य नगरों और कस्बों का प्रकार कैसा रहा है। ठीक है, यानी कि सोसाइटी में जो आपके अर्बन और बोल सकते हैं कि ठीक है ये आपके किस तरीके के क्षेत्रों का स्वरूप रहा है, तो हम ये तरीके से इस मैप में भी देख सकते हैं कि किस तरीके के मैप के रूप में यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 में ये भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो प्राचीनतम नगर में जो बर्तनों का प्रयोग किया जाता था उन बर्तनों के रूप में अपना जो है निकासी किस तरीके से की जाती थी, जो यहाँ पर सिक्के प्रयोग किए जाते थे उन सिक्कों पर निकासी कैसे किया जाता था, ये चैप्टर नंबर आप 10 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में यहाँ पर सोहल महाजन पद की देखेंगे, यानी कि पॉइंट की बात की जाए 10.11 की बात कर रहा है तो सोहल महाजन पद वो पद था जो कि आपके महाजन पदों को भी ऊपर मानने वाले पद को यहाँ पे बोला गया, यानी कि 16 महाजन पद यानी कि जो 16th महाजन पद थे ना उसमें 16वीं शताब्दी के रूप में यानी कि जो 16 महाजन पद क्यों बनाए गए थे और क्या घटना था, तो देखो काशी, कौशल, अंग, मगध और वणित, मल्ल और चैदी, वत्स और कुरु, पांचाल और उसके बाद पंचाल। जो आपने देखा होगा महाभारत में पंचाल यानी कि 16 महाजन पद थे, ये वह पद थे जो हमारे अर्थव्यवस्था में मजबूती दे रहे थे उस समय इतिहास के रूप में। महाजन पद जैसे मैंने बता दिया जब एक दूसरे को वेतन देने वाला, यानी कि इनके कारण ही हमारे भारत का जो स्वरूप आगे बढ़ रहा था। तो इन सभी क्षेत्रों के 16 महाजन पदों का बारे में आप चैप्टर नंबर 10 में भी कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 10 में कवर करेंगे पूर्ण रूप से। ठीक है,
उसके बाद समाज में इन 16 महाजन पदों का जो सूक्ष्म व्यवस्था जो भूमिका रही है वो किस तरीके की रही है, उनकी अर्थव्यवस्था कैसा रहा है, तो ये आप चैप्टर नंबर 10 में कवर करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इस चैप्टर में आप ये भी कवर करने वाले हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे क्षेत्रों में अगर मैं बात बोलूँ तो इन क्षेत्रों का जो लोगों की सोसाइटी जो सोच परख है, देखो इस सोसाइटी में आपने देखा होगा कि भाई कैसे भाई लोग अब एक एक छोटे मोटे से काम, झाड़ू लगाने से लेके बोल सकते हो मजदूरी लेने से कर, रेडी चलाने से लेके गाय भैंस को लेके आगे बढ़ना, घोड़ा बैलगाड़ी इत्यादि जो है यहाँ पर बकायदा आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यापार और व्यापारिक मार्गों की बात की जाए तो व्यापार और व्यापारिक मार्गों के बारे में बात कर ली जाए तो किस तरीके से जो है व्यापार को आगे बढ़ाने का यहाँ पर श्रेय देखने को मिलता है। तो इस स्थिति से जो हमारे बोल सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, जो हमारे ट्रेड रूट्स की बात कर रहा है, यानी कि व्यापार और व्यापारिक माध्यम। ठीक है, तो हमारे ट्रेड कैसे बेहतर तरीके से हो पा रहा है, कैसे सक्षम हो पाए, तो ये आप चैप्टर नंबर 10 में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 11 के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा अन्य धार्मिक विचार, यानी कि बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड जो अदर रिलीजम थॉट्स के बारे में देखेंगे। थॉट्स बोल सकते हैं, विचार यानी कि थिंग्स भी बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो नए धार्मिक विचार है ना, जैसे कि आपके गौतम बुद्ध के द्वारा जो है बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया गया है, जैनिज्म जैनियों लोगों के द्वारा आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो ये सारे धर्म जो है हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में गौतम बुद्ध की व्यवस्था के बारे में, उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, गौतम बुद्ध ने कैसे ज्ञान का बोल सकते हो निरंजना नदी के किनारे इनका जो ज्ञान की उर्वरती शक्ति यहाँ पे प्राप्त हुई। ठीक है, इन्होंने गृहस्थी त्याग कैसे किया और त्याग करने के बाद जो त्याग किया था उसको क्या बोला जाता है, और जहाँ पर इनकी ज्ञान की प्राप्ति उस क्षेत्र का नाम क्या है, तो पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। उसके बाद बुद्धिज्म का जो है बुद्ध का उपदेश यानी कि जो बोल सकते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए, उनके विचारों के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, उन उपदेशों के माध्यम से हमारे समाज में क्या तर्क वितर्क रहा है, यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ पे टेक्निजिंग ऑफ द टीचिंग ऑफ द बुद्धिज्म जो यहाँ पे दिया गया है, टीचिंग जो कर रहे हैं कि भाई मतलब बुद्धिज्म क्या टीच कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो तो यहाँ पे समाज को इन्होंने बताया कि समाज और हमारा जो पारिवारिक संबंध है वो एक ऐसा है जो मतलब लाइक डेट की जहाँ से एक जीवन में इंसान की जो दिशा है और दशा है वो बेहतर तरीके से, अगर पारिवारिक संबंध बेहतरीन है, प्रेम की भावना उसमें प्रबल है, प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो बेहतर है। अदरवाइज जो है सन्यासी के रूप में अपना जीवन बिताना ही वो बेहतरीन है। ठीक है, तो अब क्या है, बौद्ध का मत का विकास जो है कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ा, तो ये सारे जो चैप्टर है हम चैप्टर नंबर 11 में कवर करेंगे कि बौद्ध जो है धीरे धीरे कैसे कैसे क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में पूर्ण रूप से भारत में फैलता हुआ, जैसे कि आपने देख रहे हो कि ये एरो क्या है भाई, एक क्षेत्र से ऐसे आया भाई। सबसे पहले कहाँ से आया भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपका पाटलिपुत्र जो है, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। आपको पता है, बता दूं कि गौतम बुद्ध जो थे वो आपके पाटलिपुत्र से थे, और उन्होंने पाटलिपुत्र से ही अपना ज्ञान वर्धन किया था। ज्ञान वर्धन यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करी थी, नॉलेज उन्होंने वहीं से प्राप्त किया था, और धीरे धीरे वो अलग अलग क्षेत्रों में धीरे धीरे विकसित होते गए। देखो एरो के हिसाब से आपको पता ही चल रहा होगा, तो ये पूरा आपका बुद्धिज्म था। ठीक है, गौतम बुद्ध की व्यवस्था पर चलने वाले आपके बुद्धिस्ट कहलाए। ठीक है, उनके उपदेशों को मानने वाले लोग ही जो है यहाँ पे बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने वाले लोग कहलाए। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 16 में ये भी देखेंगे ओरिजिन ऑफ ए जैन। ठीक है, जैन धर्म। ठीक है, ओरिजिन ऑफ ए जैन धर्म की बात की जाए तो यहाँ पर महावीर जो थे, इन्होंने जैन धर्म के बोल सकते हैं कि प्रवर्तक यहाँ पे पार्श्वनाथ के जो है यहाँ पर तीर्थक के रूप में, यहाँ पर 23वें तीर्थक थे यहाँ पे पार्श्वनाथ, जो बनारस के राजा अश्वसेन के रानी वामा के पुत्र थे। ठीक है, उन्होंने अपने जो है उनके द्वारा ही जो है जैन धर्म को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। उसके बाद महावीर की शिक्षाएं जो है यहाँ पर ये पढ़ेंगे। ठीक है, महावीर की शिक्षाओं के बाद जो है जैन धर्म का विकास कैसे हुआ, ये भी हम चैप्टर नंबर 11 में कवर करने वाले हैं। अब चैप्टर नंबर 11 में बात की जाए तो देखो गौतम बुद्ध की मानना था कि भाई आत्मा और परमात्मा एक रूप में है, लेकिन जैनिज्म बोला जा रहा था कि भाई आत्मा और परमात्मा नश्वर है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। इस तरीके की जो बातें इनका जो है अपनी बातें रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद अन्य विधार्मिक
विधार्मिक यानी कि विचार की बात की जाए तो अन्य जो हमारे रिलीजियस थॉट्स थे ना, तो वो हमारे धार्मिक आंदोलन के रूप में कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तो ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 12 के बारे में। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण भाई, अब भाई हमारे देश पे आक्रमण हो गया, ठीक है, लेकिन हमें टेंशन की बात नहीं है, हमारे सेना बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो वो अलेक्जेंडर से यहाँ पे बोल सकते हैं इन्वेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो सिकंदर की बात की जाए तो यहाँ पे अलेक्जेंडर के रूप में जाना जाता है। तो देखो भाई, यहाँ पे बात की जाए तो सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो यहाँ पे जो स्रोत था अलेक्जेंडर के युग में, इतिहास की जानकारी मिलती है कि यहाँ पर सिकंदर ने किस तरीके से आक्रमण किया। प्लूटार्क के जो है इतिहास के रूप में यहाँ पर डायोडोटस जो है यहाँ पर इस सिकंदर के रूप में यहाँ पर कैसे यहाँ पे ब्लिथी ब्लिथ योथिका जो क्षेत्र है, जो नाम है यहाँ पे, उसके बाद मैसिडोनिया जो क्षेत्र है सिकंदर के रूप में कैसे अपना लिया गया। उसके बाद प्राचीन यूनानी संसार में ओलंपस पर्वत के रूप में इन्होंने कैसे वहाँ पे पहले आक्रमण किया। उसके बाद देखो भाई सिकंदर कैसे आया भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री कैसे हुई, एंट्री कैसे हुई भाई भारत में, हमारे भारत के क्षेत्रों में एंट्री कैसे हुई, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो सिकंदर अब भारत में अलेक्जेंडर के रूप में है, जो है यहाँ पर विजयाभियान के रूप में यहाँ पर अपने आप को काली संकल लाइब्रेरी के रूप में यहाँ पर देखो ये पुस्तक का नाम बताया गया है कि ये हमारे बोल सकते हैं कि इतिहास के रूप में दर्ज किया गया है कि भाई ऐसे एंट्री हुई थी। अलेक्जेंडर अपने अभियान को बढ़ाते हुए रावी नदी के क्षेत्र से वो धीरे धीरे भारत के क्षेत्रों में शामिल होते हुए पंजाब के राजाओं के साथ साथ जो है अपना भयानक लड़ाई लड़ी, और उन्होंने आत्मसमर्पण किया नहीं किया तो उन्होंने बहादुरी से लड़ते गए हमारे पंजाब के देश भाई की। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हमारे भारत में एक चीज़ तो है भाई, लड़ने के ऊपर आ जाए तो पीछे नहीं हटना, ठीक है। तो उसके बाद एरियन के इंडिके जो क्षेत्र था, इंडिके यानी कि इंडिके वह क्षेत्र था जो कि आपके इंडियन के क्षेत्र के नाम से इसे इंडिके क्यों बोला गया। यहाँ पे इंडियन के लोगों को इंडिके के रूप में बताया गया, ठीक है। अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारी के बस बोला जाए तो सेल्यूस निकेटर जो है यहाँ पर इसका उत्तराधिकारी बना, जो कि अगर मैं बात करूँ भारत में फारस से वापसी होकर अलेक्जेंडर ने अपने साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास इसी चैप्टर में हम कवर करेंगे कि अलेक्जेंडर के आक्रमण का प्रभाव क्या था, अलेक्जेंडर ने किस तरीके से आक्रमण किया। तो ये चैप्टर नंबर 13 में हम ये कवर करने और 12 में कवर करने वाले। अब बात कर लेते हैं मौर्य शासन की स्थापना और मगध साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। मौर्य शासन की स्थापना कैसे हुई और मौर्य साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, ये हम चैप्टर नंबर 13 में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की बात कीजिए यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य रूल्स एंड मगध टेरिटोरियल एक्सपेंसेस जो है यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के जो क्षेत्र थे वहाँ पे लोगों का क्या है रवैया रहा है, किस तरीके से उन्होंने अपना जो है इलाका बना रखा था। मगध के भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। मगध का यानी कि जोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे वो सरवाइव कर रहा है, सोर्स पर एक नज़र भी डालेंगे कि यानी कि जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पे मगध का सोर्स कैसे मिला, ठीक है। उसके बाद हम मगध के व्यवस्थाओं के रूप में यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि यहाँ पे जो मगध के जो यहाँ पे साम्राज्य जो धारणा थी, यानी कि जो आपके बोल सकते हैं कि जो खुद का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई हमारा साम्राज्य हो, जो एक नोट्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं मॉडर्न व्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ एम्पायर्स के बारे में देखेंगे। जो हमारा साम्राज्य था, एम्पायर्स था मगध का, वो किस तरीके से था। उसके बाद यहाँ पे मगध का उदय यानी कि बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ द मौर्य रूल्स की यहाँ पे उदय कैसे हुआ, तो ये कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाया करते, तो ये सारी चैप्टर नंबर हम 13 में कवर करने वाले हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में हम ये भी देखेंगे कि जो वहाँ पे ये चित्र व्यवस्था बनाई गई है तो वो आपके मगध के मौर्य साम्राज्य व्यवस्था के किस तरीके से मौर्य एम्पायर्स की स्थापना पूरे हमारे भारत के बोल सकते हैं एस्टेब्लिश्ड क्षेत्रों में हो चुका था। तो ये आप चैप्टर नंबर 13 में कवर करने वाले हैं। अब चैप्टर नंबर 14 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 14 है हमारा प्रशासनिक संगठन, अर्थव्यवस्था और समाज, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन रहा है मौर्य साम्राज्य के आधार पर जो शुरुआत हुआ, यानी कि जो स्टार्टअप हुआ है, यानी कि जो बिल्ड हुआ है हमारे प्रशासन का, जो हमारे सोर्सेज का,
वो सोर्सेज हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से जो है अपना एक बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 7 कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं उनको दिखाना चाहूँगा। तो आप सभी बच्चे देख लीजिए कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर स्वामी किंग्स के रूप में यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर राज्य शासन यानी कि जो बोल सकते हैं किंगशिप की बात कर रहा है। तो किंगशिप की बात बोल सकते हो कि उसके बाद यहाँ पे द अमर्त्य, यानी कि इन सभी शासन शासन व्यवस्था जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम चैप्टर नंबर 14 में कवर करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे स्थानीय मौर्य साम्राज्य की धारणा, यानी कि जो हमारे मौर्य एम्पायर्स के जो थिंकिंग था कि किस तरीके से यानी कि सिस्टम था ना, वो कैसा रहा है, ये हम चैप्टर नंबर 14 में कवर करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोसाइटी ऑन द मौर्यस, कि भाई उनके सोसाइटीज़ और उनके इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था, वो किस तरीके से अपने अर्थव्यवस्था को लेके आगे चल रहे थे। तो ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 14 में कवर करने वाले बाकायदा। ठीक है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में क्या क्या कवर करने वाले हैं। दक्कन और तमिलनाडु में आरंभ राज्य, यानी कि अर्ली स्टेट फॉर्मेशन डिसेशन एंड तमिलनाडु के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 में। चैप्टर नंबर 15 में हम ये भी देखेंगे कि जो इनके स्रोत हैं, यानी कि जो सोर्सेज हैं, कि जो यहाँ पे अर्ली यानी कि जहाँ पे दक्कन के आपके बोल सकते हैं कि स्वरूप और तमिलनाडु का जो स्वरूप रहा है, इनकी रचनाओं में क्या क्या इन्होंने रचना करते हुए यहाँ पर अपने बारे में बीसीई क्वाइंस की किस तरीके से इनका जो सिक्का था, क्वाइंस था, उसके बाद राज्य की उत्पत्ति में विशेष जो स्वरूप यहाँ पे घटना घटित हो रहा था। तो ये हम भौगोलिक पृष्ठभूमि के रूप में यहाँ पर सातवाहन वंशों की व्यवस्था, यानी कि जो बोल सकते हैं कि सातवाहन, यानी कि सातवाहन जो स्ट्रक्चर था ना, उसके बारे में भी हम यहाँ पे जोग्राफिकल व्यवस्था के रूप में कवर करेंगे, यानी कि आउटर लाइन्स हिस्ट्री ऑफ सातवाहन डिस्टेंस जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो ये आप चैप्टर नंबर 15 में कवर करेंगे। उसके बाद पश्चिमी घाटी, यानी कि बोल सकते हैं कि सिंपल बोल वेस्ट कोस्ट के बारे में भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि जो ये पश्चिमी घाटी का जो स्वरूप है, जो प्रशासन रहा है, वो किस तरीके की रही है। और उसके बाद दक्षिण भारत का जो क्षेत्र रहा है, यानी कि दक्षिण भारत का, यानी कि बोल सकते हैं साउथ जो एरिया रहा है, साउथ इंडिया जो एरिया रहा है, तमिलियान का मतलब होता है कि यहाँ पे तमिली क्षेत्र, यानी कि जो देखो आज हमारा भारत जो है, तमिल क्षेत्र कहाँ पे, दक्षिण भारत में है ना भाई, तो वो उस क्षेत्र की बात बोल रहा है। ठीक है। नाम से पता चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये हम चैप्टर नंबर 15 में कवर करने वाले हैं। अब देखो इसके साथ साथ हम चैप्टर नंबर 15 में ये भी कवर करने वाले हैं कि जो हमारे तमिलनाडु जो क्षेत्र था, उनका जो स्ट्रक्चर, उनका जो विकास था, वो रिवर पर कितना डिपेंड था। क्योंकि देखो जो ये मैप में आप लोग देख सकते हो कि ये जो मैप है ना, उस अकॉर्डिंग देख सकते हो कि भाई ये नदी किनारे सटा हुआ क्षेत्र है। तो भाई यहाँ पर बोल सकते हैं कि रिवर से हम किसी भी व्यापार को या फिर ट्रेड को बेहतर तरीके से करने में सक्षम थे। तो डेट्स वाई इसी तरीके का जो हमारा एनवायरनमेंट था। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 15 था, जो कि कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 16 में, एक कृषक बस्तियां, कृषक समाज, व्यापार और शहरी केंद्रों और विस्तार प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका बोल सकते हैं एग्रिज्म, यानी कि सेटलमेंट्स, और उसके बाद आपके सोसाइटीज और एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेड एंड अर्बन सेक्टर्स के रूप में देखेंगे। तो देखो इसमें आप लोग देख सकते हो कि एक चीज़ तो कॉमन है कि यहाँ पे जो हमारा धीरे धीरे हिस्ट्री जब बढ़ा, तो मनुष्य ने क्या किया, जो इन्वायरमेंट में एक चीज़ कॉमन आया कि कृषि, यानी कि जो फार्मिंग था ना, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मनुष्य ने अपने जीवन को संभव करने का जो काम था ना, वो उसने क्या किया भाई, कृषि व्यवस्था, जो कुलीन वर्ग था या फिर जो बस्तियां था, उनको धीरे धीरे बस्ती के रूप में स्थापित किया गया। बस्ती फिर धीरे धीरे शहरों के रूप में स्थापित होने लगा। फिर शहर जो थे वो धीरे धीरे बोल सकते हो और ज़्यादा क्षेत्र व्यवस्था में जो है दक्कन के बस्तियां हो गया या फिर स्वायत्त आधिकारिक व्यवस्था हो गया। तो ये सारे चैप्टर नंबर हम 16 में कवर करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे वसूलीकरण व्यवस्था भी था। तो ये वसूलीकरण व्यवस्था किस तरीके से हमारे समाज में, यानी कि वसूली, यानी कि जो टैक्सेस वगैरह थे ना, फॉर एग्जांपल आपने मूवीज में देखा है, मूवीज में कैसे दिखता है कि हाँ भाई एक खोखा पहुंच जाना चाहिए तभी तेरा दुकान चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये क्या है, वसूली करना।
ठीक है। यानी कि व्यापार के इसमें प्रकार भी, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रेड भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड की बात की जाए तो आप लोग को बता दूं कि ट्रेड जो है बहुत कॉमन चीज़ पे यहाँ पे आपके देख सकते हैं कि जो हम खेतों में मजदूरी करते थे वो आपका जो है वाणिज्य क्षेत्रों जो थे, यानी कि जो अर्बन सेक्टर्स जो थे ना, वहाँ से जो भी कच्चे मटेरियल हमें प्राप्त होते तो वो भाई विदेशी जो है हमारे जितने भी शासक मुगलीय व्यवस्था रहा है तो उन्होंने हमारे इन्हीं कच्चे मालों को तैयार मालों में चेंज करते हुए चाहे अलग अलग क्षेत्रों के रूप में हमें महंगे दामों में बेचने का प्रयास किया है। ठीक है। अब उसके बाद इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि रोमन सिक्के जो थे वो कैसे लाए गए। उसके बाद व्यापार से राजस्व स्थापित, यानी कि राजस्व राजस्व स्थापित करने की बात की जाए तो देखो भाई, व्यापार से राजस्व स्थापित करने की मैं बात बोलूँ तो एक चीज़ बड़ा कॉमन है भाई। व्यापार जिस तरीके से, यानी कि जो ट्रेड हो रहा था ना, तो उसके राजस्व वसूले गए। यानी कि राजस्व वसूलने का मतलब यह है कि यहाँ पे रिवेन्यूज फॉर्म ऑफ ट्रेड्स, रिवेन्यूज लिए गए भाई। आपने बोला होगा कि भाई रिवेन्यू क्या है, मेन्यू क्या है। मेन्यू आपने देखा होगा कि भाई आप कोई भी होटल में जाते हो तो भाई मेन्यू कितना है, ठीक है, तो आपके वो वहाँ पे वैरायटीज हो गया। लेकिन रिवेन्यू की बात की जाए तो भाई यहाँ पे जो व्यापार कर रहे हो उसके ऊपर आप कितना दे रहे हो भाई। व्यापार के अलग साइड बाई साइड व्यापार करने के लिए आप कितना टैक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो राजस्व वसूले जाते थे ताकि राज्य को, यानी कि जो स्टेट हो उसे लाइक कि आपने देखा होगा कि हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स क्यों दिया जाता है भाई? राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए भाई इनकम टैक्स दिया जाता है। डेट्स वाई उस टाइम भी यही सीन था। देखो आज भी हमारा देश गुलामी है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे चीज़ों में ना आज भी हमारा देश गुलामी है। वो उनकी प्रथा थी राजस्व यानी कि इनकम टैक्स वसूलने का। आज भी हमारा देश गवर्नमेंट हमसे इनकम टैक्स वसूलता है। फर्क बस इतना है कि ये एक लीगल वे में हो रखा है, अदरवाइज उनका ही प्रथा तो हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 16 था। और चैप्टर नंबर 16 के साथ साथ जो है ये हमारा जो कोड है कंप्लीट होता है विद चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन की कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक सेशन में हमने कुछ चैप्टर को कवर कर लिया था, तो उस सेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर अपने चैप्टर को कवर कर सकते हैं।